दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक मल्टी बैगर शेयर के बारे में जिसने ऑलरेडी आपको 2 गुना का रिटर्न दे दिया है और फ्यूचर में और भी काफी अच्छा खासा रिटर्न देने का बहुत ज्यादा चांसेस है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्च क्वार्टर में अगर हम देखें तो हाईएस्ट ऑपरेटिंग रेवेन्यूज है, हाईएस्ट ग्रॉस मार्जिन है। इनका जो एबिटा है वो फर्स्ट टाइम 1,000 करोड़ के आसपास 100 करोड़ के ऊपर पहुंचा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट है, आप देख सकते हैं 65% से ग्रो हुआ है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी काफी हाईएस्ट है, 49% से ग्रो हुआ है पिछले साल से कंपेयर करें तो। और जो रिसीवेबल्स है जो कि कंपनी में अगर आपने मान लिया कुछ सेल्स किया और उसका पैसा भी नहीं आया यानी आपने उधारी पे दिया तो उसको बोलते हैं रिसीवेबल्स। तो रिसीवेबल्स भी क्या है बहुत ज्यादा कम हो चुका है। और जो इनका जो वर्किंग कैपिटल डेज है यानी आपको टोटल बिजनेस करने में कितना दिन लगता है। आप मान लीजिए आपने सामान बेचा, सामान बेच के आपको प्रोडक्ट मिलने में वापस से आपको मान लीजिए 1 महीना लग गया, आपका वर्किंग कैपिटल डेज हो गया 30 डेज। तो ये जितना कम कम दिन होता है उतना आपके लिए बेटर होता है क्योंकि आपको पैसा बहुत जल्दी मिल रहा है। इससे आप कैश फ्लो मेंटेन कर सकते हैं। तो वर्किंग कैपिटल डेज भी काफी घट गए, घट के लगभग 157 डेज पे आ गए। और कंपनी सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्वार्टर में इस ईयर में नेट डेट फ्री हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि कंपनी ने FY24 को जीरो डेट से खत्म कर दिया है, यानी अब कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है और फ्यूचर में काफी अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है एस चांद और इसका Q4 का रिजल्ट भी आया है और हम डिस्कस करने वाले हैं कि फ्यूचर में क्या ग्रोथ हो सकता है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं टाइम टू टाइम बनाते रहता हूँ और एस चांद में मेरा खुद का भी इन्वेस्टमेंट है। चलिए जल्दी देख लेते हैं इस कंपनी का ओवरव्यू क्या है। अब ये कंपनी मेन काम करती क्या है, इसका काम है बुक्स को बेचना। जैसे अगर आपने क्लास 8, 9, 10 पढ़ा होगा और आपने साइंस लिया होगा तो आपको पता होगा कि एस चांद का जो लक्ष्मी सिंह मंजीत कौर का जो बुक था वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था और अभी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जहाँ पे लोग उसको यूज़ करते हैं एज ए रेफरेंस बुक क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया होता है। साथ ही साथ वो लोअर क्लासेस के लिए बनाती है और हायर क्लासेस के लिए भी जो एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक होता है वो बनाती है। अब देखिए इस बिजनेस में प्रॉब्लम क्या था पहले कि एक बार जो बुक बिक गया उसके बाद बहुत सारे बुक आपको हमेशा सेकेंड हैंड मार्केट में बिकते थे, जिसकी वजह से इस कंपनी का सेल्स काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गया था, बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहा था, ग्रोथ नहीं आ रहा था। लेकिन 2018-19 में गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि हम जो है अपने करिकुलम को चेंज करेंगे, यानी कि जो पूरा फ्रेमवर्क है, पूरा जो स्टडी मटेरियल है वो चेंज होने वाला है। तो अगर 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 पूरा स्टडी मटेरियल चेंज होगा तो बुक्स को भी ऑब्वियसली चेंज होना पड़ेगा। और जब ऐसा होगा तो पुराने बुक्स क्या होंगे, वो आउट ऑफ यूज हो जाएंगे। तो जो भी कस्टमर्स जो बच्चे हैं उनको नया बुक खरीदना ही पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एस चांद कंपनी के लिए था और यहाँ पे कंपनी बता भी रही है। आपको ये पैराग्राफ मैं पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। FY24 was a landmark year in terms of announcement of the National Curriculum Framework for the School Education System in August 2023. This long-awaited announcement has come after a gap of 18 years. यानी 18 साल बाद वापस सिलेबस में चेंजेस आ रहे हैं। We look forward to utilizing this opportunity to the fullest over the next 2-3 years. अब देखिए 2-3 साल तक क्या होगा, इसकी वजह से एस चांद का जो बिजनेस है बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है। तो यहाँ पे एस चांद अगर हम देखा है तो रेडी हो चुका है एक बहुत बड़े ग्रोथ के लिए। However, contrary to expectations, the announcement of NCF did not impact the FY24 sales season much since NCERT did not come out with new syllabus book even till March 24। लेकिन इस अनाउंसमेंट के बाद भी कंपनी के सेल्स में उतना ज़्यादा असर को क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि एनसीईआरटी ने उस सिलेबस को फॉलो करके नया बुक नहीं बनाया, जिसकी वजह से उनको थोड़ा बहुत अभी जितना प्रॉफिट होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। फिर भी प्रॉफिट इन लोग का पिछले 18 साल में अगर हम देखें, पिछले 10 साल में देखें तो उसमें से हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ है, यानी कि ग्रोथ अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। This led to a lower adoption of new syllabus book and most school continued with the old syllabus book। यानी अभी तक जो schools थी वो पुराने syllabus का book ही follow कर रही थी। We expect FY25-26 to see maximum adoption of the new syllabus book which should help our growth trajectory for the company। यानी कि जो ये जो ईयर आ रहा है 25-26 का, इसमें जो नया सिलेबस का एडॉप्शन बहुत बढ़ेगा, जिसकी वजह से इनका ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। Our strategic partnership and collaborations have allowed us to expand our offerings and meet the changing needs of our customers. Our commitment is to continue this positive trend and enhance our financial position over the long term। तो यहाँ पे मैनेजमेंट आपको काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रही है और सेम चीज हमको रिजल्ट में भी देखने के लिए मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था, आप देख सकते हैं FY20 में जो सिर्फ 4,000 करोड़ का था अब बढ़ के वो 6,626 करोड़ का हो गया है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो लगभग 10% का ग्रोथ है और अगर हम 20 से कंपेयर करें तो लगभग 30% का ग्रोथ है। एबिटा देख सकते हैं कि पहली बार इनका 1,000 मिलियन यानी कि 100 करोड़ पार कर चुका है, ऑलमोस्ट 1,100 करोड़ हो चुका है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो जहाँ पे 2020 में 1,100 करोड़ का लॉस था, अभी वो 511 करोड़ का प्रॉफिट में बदल चुका है। तो कंपनी ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट पेश किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था वो पहले आपका -336 का था, जो कि लॉस में था, अब वो प्रॉफिट में आके 1,200 करोड़ का आ चुका है। ये हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, इसके बाद आपका खर्चा वर्चा भी काटा जाता है एक्स्ट्रा। तो टैक्स काटने का हम देख सकते हैं कि FY24 का जो प्रॉफिट है वो 440 करोड़ का है, जो कि अगेन आपको बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ हमको दिख रहा है। दूसरी बात ये है कि अगर आपने पहले के क्वार्टर के अगर आपने कॉन कॉल सुना होगा तो उसमें कंपनी बोल रही थी कि हम अपने कैश फ्लो को अच्छा मैनेज करना चाहते हैं,
कि पहले कंपनी क्या करती थी, बुक्स बेच देती थी, लेकिन पैसा उनको बहुत देर से मिलता था या बहुत सारा पैसा फँसा रहता था। तो अब उसको उन्होंने उस चीज़ में कंपनी काफ़ी इंप्रूवमेंट कर रही है। भले ही सेल्स कम होना चाहिए, लेकिन पैसा हाथ में आना चाहिए, क्योंकि आप सेल्स कितना भी कर लीजिए, अगर आपके हाथ में पैसा नहीं आ रहा है, तो अल्टीमेटली आपको लॉस ही देता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रिसीवेबल डेज़ है, वो आपका 285 डेज़ से घट के 143 डेज़ पे आ गया। अब रिसीवेबल का मतलब क्या है? मान लीजिए मैंने किसी स्कूल को या किसी इंस्टीट्यूशन को आज अगर बुक बेचा, तो मुझे पेमेंट आज नहीं मिल रहा है, मुझे पेमेंट पहले मिलता था 285 डेज़ के बाद। यानी ऑलमोस्ट मुझे 1 साल तक वेट करना पड़ता था। लेकिन वो डेज़ घटते-घटते 143 डेज़ आ गया है, यानी ऑलमोस्ट आधा हो गया है। तो मुझे पैसा बहुत जल्दी मिल रहा है और उस पैसे को मैं फिर से यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। वहीं पे अगर हम नेट वर्किंग कैपिटल डेज़ देखें, यानी काम करने के लिए कितना लगता है, पूरे को पैसे को रोटेट करने में मुझे कितना टाइम लगता है, तो जहाँ पहले वो 321 डेज़ था, अब घट के वो भी 157 डेज़ आ गया है। अब देख सकते हैं कि इन सब चीज़ों में कंपनी काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट कर रही है। वहीं पे अगर हम डेट देखें, तो आप देख सकते हैं मार्च 2020 में लगभग 1800 करोड़ का डेट था, अब वो घट के नील हो चुका है। उल्टा कंपनी के पास 60 करोड़ का कैश भी आ चुका है। तो एक तो कंपनी ने डेट खत्म किया और साथ ही साथ में उसने कैश भी अपने पास जमा कर लिया। तो यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है कि कंपनी जो बोल रही थी, जो मैनेजमेंट बोल रही थी, वो काम पे फोकस कर रही है और हमको प्रॉफिट अच्छा खासा दिख रहा है। और अगर एनसीएफ पूरी तरीके से लागू हो जाता है, तो कंपनी और भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा पाएगी। यानी कि इस कंपनी का सिर्फ शुरुआत है प्रॉफिट दिखाने का। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, इस कंपनी का क्या है, जो बुक के जो भी बिजनेस में है, उनका नॉर्मली क्या होता है, मार्च क्वार्टर बहुत ही बढ़िया होता है। आप यहाँ पे देखिए 2021 में 283 करोड़ का था और बाकी क्वार्टर्स में सेल्स बहुत घट गया, 36, 52, 51 पे हो गया। फिर मार्च 2022 में 342 करोड़ का सेल हुआ, उसका फिर तो घटने लग गया, 107 करोड़, 47 करोड़, 65 करोड़। फिर 2023 मार्च में 391 करोड़ का हुआ, उसका फिर घटने लग गया और 2024 में आप देख सकते हैं 437 करोड़ का हो गया। यानी मार्च के क्वार्टर में पब्लिशिंग का जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, क्योंकि नया एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है जिसमें नए नए बुक्स की डिमांड आती है। अगर हम वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें, तो वो भी 43% पे आ चुका है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मार्जिन हमको दिख रहा है। वहीं पे अगर हम ऊपर से इसका एक मोटा मोटा ओवरव्यू लेके देखें, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कंपनी का जो मार्केट कैप है वो सिर्फ 850 करोड़ का है। यानी कंपनी बहुत ही छोटी है अभी कंपेयर टू बाकी कंपनीज। हम एनालिसिस करेंगे। स्टॉक का प्राइस टू अगर देखें, तो अभी 16 का है, काफी फेयरली वैल्यूड दिख रहा है हमको। बुक वैल्यू 267 का है और करंट प्राइस 241 का है। यानी कि शेयर हमको बुक वैल्यू के भी नीचे मिल रहा है। यानी बुक वैल्यू के कंपैरिजन में स्टॉक काफी अंडर वैल्यूड है और वहीं पे हमको डिविडेंड भी मिल रहा है 1.24% का। तो कंपनी मुझे किसी भी एंगल से ओवर वैल्यूड नहीं लगती और खराब नहीं लगती। फंडामेंटल्स पूरा सेट है। अगर हम इन्वेस्टर्स भी देखें, तो इन्वेस्टर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। प्रमोटर्स के पास जहाँ 47% है, आपको कम लग सकता है, लेकिन वहीं पे एफआईज ने पिछले 2-3 क्वार्टर में अपने स्टेक को इंक्रीज किया। आप देख सकते हैं 7.8% कर दिया है, ऑलमोस्ट 8% हो चुका है। वहीं पे डीआईएस ने 3.82% होल्ड करते हैं और जो पब्लिक है उनके पास 41% है। तो आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में इतने छोटे कंपनी में अगर एफआईज होल्ड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इस कंपनी में बहुत अच्छा खासा दाम है और ये चीज़ हमको फंडामेंटल्स में भी दिख रहा है और रिजल्ट में भी दिख रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके जो प्रोडक्ट्स है वो हमको सब यहाँ पे दिख रहा है। अब हम यहाँ पे आके एक बार फाइनल में देख लेते हैं कि कंपनी का चार्ट हमें क्या दिखा रहा है। तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि कंपनी ऑलरेडी एक मल्टीबैगर बन चुकी है। अब देख सकते हैं इसने लो लगाया था लगभग 33 के आसपास का, और वहां से अगर हम आज का प्राइस देखें, तो स्टॉक ने ऑलरेडी हमको 5 गुना का रिटर्न दे दिया है 4 साल के अंदर में। तो 4 साल के अंदर 5 गुना का रिटर्न बहुत ही बड़े रिटर्न है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि कंपनी अब यहाँ से कहाँ बढ़ सकती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आईपीओ आने के बाद जो डाउनफॉल हमको नजर आया, वो डाउनफॉल नजर आया हमको कोविड की वजह से, क्योंकि कोविड में क्या था, सारे स्कूल्स बंद हो गए थे, तो बुक का सेल्स भी बहुत कम हो गया था और सब कुछ ऑनलाइन चला गया था, जिसकी वजह से कंपनी में बहुत ही भयंकर गिरावट आया। आप यहाँ पे देखिए आईपीओ निकलने के बाद स्टॉक 94%, यानी पूरा का पूरा वैल्यू इसने खो दिया। लेकिन अब वापस से कंपनी रिकवर कर रही है और यहाँ पे हमको एक क्लियर बॉटम फॉर्म बनते हुए दिख रहा है। साथ ही साथ हमको एक राउंडिंग बॉटम बनते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। आप ये ब्लैक लाइन देख सकते हैं, ये हमें एक राउंडिंग बॉटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। और राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद स्टॉक ने हमको यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी दिया है। आप देख सकते हैं ये हमारा रेजिस्टेंस था, ये हम लोग का रेजिस्टेंस था। इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक अभी उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। आप देख सकते हैं स्टॉक अभी अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही घूम रहा है, यानी सपोर्ट के आसपास घूम रहा है। अब यहाँ से हम देखते हैं टारगेट क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने रिजल्ट बहुत अच्छा किया है, एफआईएस का होल्डिंग बढ़ रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट खुद बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, तो इस स्टॉक को ऊपर बढ़ना ही है। बस हमको देख लेते हैं कि मिनिमम कितना बढ़ सकता है बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। राउंडिंग बॉटम का पैटर्न ढूंढना बहुत ही आसान होता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप इसको मेजरमेंट लीजिए और यहाँ पे लाके इसको रख दीजिए। आप देख सकते हैं उसके बेसिस से हम लोग का जो टारगेट निकल के आता है वो 450 का निकल के आता है। और यहाँ से स्टॉक अगर 450 पहुंचता है, तो हमको ऑलमोस्ट 93% का रिटर्न मिल रहा है, यानी डबल हो जाएगा हमारा स्टॉक। और अगर फाइनली मैं अपने बारे में बात करूँ, तो मैं भी इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लगभग 131 शेयर्स होल्ड कर रहा हूँ एट द रेट ऑफ 261 रुपीज़, और मेरा करंट अमाउंट जो इन्वेस्टेड है वो 31,000 का है। और फिलहाल मुझको 2600 का मुझे लॉस हो रहा है, जो कि 7% का डाउनफॉल है। तो क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है, तो ऐसा डाउनफॉल बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने एक्चुअली इसको बाय 250 में किया था,
वहाँ से घटते-घटते अभी 236 में आ रहा है और मैंने उसको थोड़ा एवरेजिंग भी किया है। तो स्मॉल कैप कंपनी में आपको 10-20% का करेक्शन देखने आना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इसमें 4-5 गुना का रिटर्न देख सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए ये बोलना चाहता हूँ कि जो वीडियो है ये सिर्फ मेरा अपना एनालिसिस है और मैं खुद भी इसमें इन्वेस्टेड हूँ। तो शायद ये एनालिसिस आपको थोड़ा बायस लग सकता है। आपको इस वीडियो के बेस पर ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ, मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो उसमें आपका डिसीजन खुद का होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज मैंने बात किया एशांत के बारे में। आप मुझे बताइए आप इस स्टॉक के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड है तो कमेंट करके बताइए कि आपने कितने प्राइस से लगे हुए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर।